Hello everyone, I welcome you all. Now Recording in this in today's progress. session, a special session we have, and in this session we will be addressing the income from salaries in around 1 hours 15 minutes. We'll be addressing the entire chapter income from salary. हम सब जानते हैं कि सैलरी हेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीए इंटरमीडिएट का. So we'll be taking up this revision sessions on a regular basis as we had just had a discussion over the batches. So ये जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको हमें कैसे रिवाइज करना चाहिए और रिवीजन अपनी तरफ से हम जो करेंगे उसको कैसे देखना चाहिए. तो देखिए, ये जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, एज सच ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर नहीं है, हमको पता है. एंड देन वी हैव इस चैप्टर में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वी हैव टू बी रेडी विद दोज क्वेश्चंस. क्वाइट अ वेराइटी ऑफ थिंग्स आर देयर. बहुत सारी बातें हैं जो हमको रटनी है. इम्पॉर्टेंट हमारे डिस्कशन का थीम ये है कि कैसे उन बातों को लर्न करें, ध्यान रखें, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए उसी समय वो बात क्लिक हो जाए और हम उसको अप्लाई कर सकें. तो ये जो टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको देखिए, माय सजेशन फॉर दिस रिवीजन सेशन इज कि ये जो भी रिवीजन सेशन है, विच ऑफ कोर्स वुड बी स्ट्रीम्ड ऑन यूट्यूब, बहुत सारे लोग हो सकता है उस पर देखें बाद में, तो इसको हमको मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देखना चाहिए. एंड देन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी बातें हो रही है, जो भी रिवीजन चल रहा है, वो हम उसके साथ में बोलें, सो दैट व्हाट हैपन्स इज कि हमको वो चीज़ रटाती जाए. सिर्फ सुनना नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है मतलब. तो यू हैव टू ट्राई एंड रिपीट इट. दैट इज माई रिकमेंडेशन फॉर द वे हाउ टू रिवाइज दिस एंटायर थिंग. तो चलिए अपन विदाउट एनी फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ इट. तो सैलरी हेड वी नो इज चैप्टर 4A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. एंड एक्ट वाइज सेक्शन तो बहुत ही कम है, सेक्शन 15, 16 एंड 17, 3 सेक्शंस हैं. एक इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें याद होना चाहिए, विच इज रूल 3. रूल 3 इज बेसिकली कॉल्ड एज परक्विजिट वैल्यूएशन रूल्स. तो ये मोटा मोटा चैप्टर है. सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है जो बताता है कब इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल है. सेक्शन 17 में ग्रॉस सैलरी निकालने का पूरा मैकेनिज्म दिया है. सेक्शन 17 में दे हैव डिफाइंड व्हाट इज सैलरी, परक्विजिट्स, अलावेंसेस, all these things, and said that all these are form of part of the gross salary. And then later on we have section 16 जिसमें हम माइनस करते हैं deductions under that section 16. So we get net salary. कुल मिला के इस चैप्टर में मेरे हिसाब से अपने को 2 बातें पढ़नी चाहिए. सैलरी हेड कब अट्रैक्ट होगा, that is one thing, the charge of the salary head, and the computation. Computation में first we have the computation of gross salary, which to my understanding comprises of 5 parts: basic components of salary, retirement benefits, allowances, perquisites and profit in lieu of salary. तो ये 5 चीज़ें जो है ये मिलाकर ग्रॉस सैलरी बनता है, और इस ग्रॉस सैलरी में से माइनस करते हैं हम सेक्शन 16 के डिडक्शंस. ये माइनस करके आ जाता है नेट सैलरी. फाइनली जो है वो नेट सैलरी टैक्सेबल होती है. तो मोटा मोटा ये फ्रेमवर्क है, इसमें अपने को पूरी बातें पढ़नी चाहिए. नाउ लेट अस कम टू, अच्छा एक चीज़ और है सैलरी हेड में, दैट इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). तो लेट अस क्विकली गो इनटू द एस्पेक्ट ऑफ द चार्ज, सैलरी हेड कब टैक्सेबल है, एंड द कंप्यूटेशन. तो चार्ज ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी, इफ आई पुट इट इन अ वेरी शॉर्ट one line, salary head is taxable when there is an employer-employee relationship. Employer-employee relationship कहें या master servant relationship कहें, या ऐसा कहें कि one person gives an instruction, other person has to follow that command. Not only he has to accept that what is to be done, but the manner in which it is to be done is also to be directed. It is directed by the employer. So अगर ऐसा कोई arrangement है, there is an employer-employee relationship. कुछ typical cases आए
जहां पर ये झगड़ा चला कि इस केस में क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है। तो वन ऑफ सच केसेस इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी और एमएलए को जो पैसा मिलता है पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में घूमने के लिए, वो सब अलावेंसेस, वो सब बेनिफिट्स क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल है? द आंसर टू दिस केम एज नो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर रादर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटेड थ्रू इलेक्शंस। सो देयरफॉर एमपी एमएलए जो होते हैं उनको जो मिलता है इट्स नॉट चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी, इट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन होटल में जो वेटर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, होटल के जो वेटर्स वगैरह होते हैं, उनको जो होटल पेमेंट करता है वो तो सैलरी है, पर जो कस्टमर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो जो वेटर्स को टिप देते हैं, that tip is it chargeable under the head salary? So the answer is again there is no employer employee relationship between the hotel and that persons. तो उनके बीच में क्योंकि employer employee relationship नहीं है, so therefore tip received by the waiters is not taxable under the head salary. I am not saying कि वो taxable नहीं है, it would be taxable under the head other sources. फिर कोई ऑथर है, उसने किताब लिखी, किताब लिखने के लिए पब्लिशर ऑथर को रॉयल्टी देता है। ये जो रॉयल्टी मिलती है, ये रॉयल्टी क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल है? तो कोर्ट्स ने कहा कि द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द पब्लिशर इज नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एंड देयरफॉर ऑथर जो पब्लिशर को पब्लिशर जो ऑथर को पेमेंट करता है, इट इज नॉट सैलरी। इट मे बी टैक्सेबल एज अ प्रोफेशनल इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, और इट मे बी से अदर सोर्सेज इन सम केसेस। अगला पॉइंट आया इन द केस ऑफ डायरेक्टर। अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल है? तो उसका जवाब आया कि अगर वो डायरेक्टर जो है वो फुल टाइम डायरेक्टर है या नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एग्रीमेंट अरेंजमेंट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, एंड देयरफॉर अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह है तो इनकम वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। पर अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसको मीटिंग अटेंड करने की कोई फीस वगैरह मिलती है, ही इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, या यू कैन से नॉन डायरेक्टर हु इज नॉट वर्किंग इन द बिजनेस, उसको जो अगर फीस वगैरह मिलती है, that is not taxable under the head salary. It may be other sources income, it may be professional income, it's not salary. उसके बाद आता है एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल का रूल ये है कि जो एडवोकेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कहते हैं सॉलिसिटर, देन वी हैव लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम लोग कहते हैं, लोअर कोर्ट्स में हम लोग कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जो भी नाम से जाना जाए, गवर्नमेंट के जो एडवोकेट्स होते हैं उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है? कोर्ट्स ने कहा नो, दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, उनको एक इंडिपेंडेंट वर्क दिया गया है, प्रोफेशनल वर्क दिया है, एंड उनको जो पैसा मिलता है इट वुड बी देयर प्रोफेशनल इनकम एंड नॉट सैलरी। उसके बाद कुछ और केसेस, एक ये पॉइंट आया कि पार्ट टाइम प्रोफेसर है कॉलेज में, तो देखिए एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, इट्स एन एम्प्लॉयमेंट एंड द सैलरी हेड वुड बी अट्रैक्टेड। दूसरी बात हमने यहाँ पढ़ी थी, आप शायद याद करें, कि प्रोफेसर अगर है, एम्प्लॉयमेंट है, तो हेड सैलरी लग सकता है, पर कई बार गेस्ट फैकल्टीज होते हैं जो पर्टिकुलर एक सेशन लेते हैं और उनका कॉलेज से अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि वो बस कॉलेज में आएंगे, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करेंगे, जो भी अनुभव है उस अनुभव के आधार पर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। तो गेस्ट फैकल्टीज की अक्सर जो इनकम होती है दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, दैट मे बी देयर बिजनेस इनकम, दैट मे बी अदर सोर्सेज इनकम, एटलीस्ट इट्स नॉट सैलरी। फिर LIC या कोई इंश्योरेंस कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं, उन एम्प्लॉय को जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है वो तो सैलरी है, साथ में उनको अगर कोई इंसेंटिव बोनस मिलता है कि ज़्यादा पॉलिसी लेकर आए तो उसके लिए कोई बोनस वगैरह दिया गया,
तो वो बोनस भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर यही LIC वगैरह के एम्प्लॉयज़ हैं और यही LIC वगैरह के एजेंट्स हैं, तो एजेंट को जो बोनस वगैरह मिलता है या कमीशन मिलता है, दैट इज़ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो अगर आप एजेंट हो तो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, और नहीं है मतलब सैलरी हेड नहीं अट्रैक्ट होगा, इट मे बी योर बिजनेस इनकम। पर अगर आप एजेंट नहीं हो, डेवलपमेंट ऑफिसर हो, मतलब एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो हेड अट्रैक्ट होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर एक छोटा पॉइंट ये आता है कि साहब अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको अभी टेम्पररीली किसी कारण से सस्पेंड कर दिया गया है, कोई नेग्लिजेंस हो गया था उससे, कोई फ्रॉड कर दिया था उसने, तो थोड़े दिन के लिए वो सस्पेंडेड है। अगर वो सस्पेंशन उसका चल रहा है, हो सकता है उसको आधी सैलरी मिल रही हो, कम मिल रही हो, डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। तो वो जितना भी मिल रहा है दैट डेफिनेटली इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टिल एग्जिस्ट्स। जब वो सस्पेंशन में है तब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। फिर अगली चीज आती है ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। तो सैलरी हेड में जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है, जिस समय सैलरी इनकम को टैक्स किया जाता है, वो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, ऑन ड्यू और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो उनका कहना है एट दी अर्लीस्ट ओकेजन हम टैक्स करेंगे, ड्यू और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अब सैलरी रिसीव तो जब होती है तब हो जाती है, ड्यू कब होती है? तो ड्यू कब होती है, या पूरे सैलरी हेड में एक परमानेंट थीम जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड होता है, वो होता है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, विच में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, रिटन और ओरल, व्हाटसोएवर टाइप ऑफ एग्रीमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में तय किया जाता है कि सैलरी ड्यू कब होती है। सैलरी में बी ड्यू ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और एनी अदर बेसिस। तो पीरियोडिसिटी वुड बी अ मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। हम लोग जनरली जो सोचते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, अधिकतर वो सैलरी ड्यू होती है ऑन अ मंथली बेसिस। बट वेजेस को भी हम सैलरी मानते हैं ना, यहाँ पर वेजेस और सैलरी में कोई अंतर नहीं है, तो इट मे बी ड्यू ऑन अ डेली बेसिस ऑल्सो। तो इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। फॉर अवर क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिकल्स करते हैं उसमें जनरली आप लेके चलते हैं कि सैलरी इज ड्यू ऑन अ मंथली बेसिस। अब ड्यू मंथली बेसिस पर होती है, पर मंथ में भी किस दिन? मंथ के आखिरी दिन या अगले महीने की 1 तारीख, 5 तारीख को। तो ये एक मैटर है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, मेरा एक ही कहना है, इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। क्वेश्चन में दे में प्रिसाइज की सैलरी कब ड्यू होती है, दे में से इट इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, दे में से इट इज ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वॉट एवर दे से। अगर कुछ नहीं बोले तो सिंपल ये होता है कि मान लो दैट इट इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। जितना भी कैलकुलेशन है उससे चेंज हो जाता है। जब पैकेज चेंज होता है, नया एम्प्लॉय आता है, तो सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। अगर मान लो पुराना पैकेज था 9 महीने और नया पैकेज 3 महीने, तो अगर सेम मंथ ड्यू हो जाएगी तो वो 9 महीने और 3 महीने के पैकेज के हिसाब से एनुअल कैलकुलेशन होगा। पर अगर वो ड्यू अगले महीने की 1 तारीख को होती है तो शायद पैकेज का कैलकुलेशन पुराना वाला 10 महीने चलेगा, क्योंकि वो व्हाट हैपेंड इज कि उसका पिछले मार्च की सैलरी इस साल ड्यू हुई होगी, सो विच इज लास्ट ईयर्स 1 मंथ सैलरी मोर वुड बी एडेड। तो 10 महीने पुराना पैकेज चलेगा और 2 महीने नया पैकेज चलेगा, इस मार्च की सैलरी अगले साल ड्यू होगी। तो एनीवेज यू मस्ट हैव सॉल्व्ड, डेफिनेटली सॉल्व्ड द क्वेश्चंस लाइक दैट। तो वो क्वेश्चंस आपको याद रखने चाहिए, प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि सैलरी कब ड्यू होती है, कब रिसीव होती है, विच एवर इज अर्लियर ओकेजन जो है उस समय सैलरी टैक्सेबल है। एक ये छोटा सा पॉइंट है, इररिलेवेंट सा, सैलरी अगर फॉरेन करेंसी में मिलती है तो उसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो उनका कहना है टेलीग्राफिक ट्रांसफर का बाइंग रेट लगा जाएगा, टीटी बाइंग रेट। टीटी बाइंग रेट कब का लगाया जाएगा? लास्ट डे ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ। जिस महीने सैलरी ड्यू हुई या जिस महीने सैलरी पे की गई, उस मंथ के प्रीसीडिंग मंथ का लास्ट डे का टेलीग्राफिक ट्रांसफर का जो बाइंग रेट है वो लगाया जाएगा। बाइंग रेट अलग होता है, सेलिंग रेट अलग होता है, तो यहां बात हो रही है बाइंग रेट की। बाइंग रेट लगाया जाएगा, क्वेश्चन में दे विल डेफिनेटली गिव दैट रेट, तो इसमें चिंता नहीं है। प्रैक्टिकली मतलब फॉर एग्जाम पर्पसेस इट डोंट मेक एनी सेंस, जो रेट वो देंगे उस पर कन्वर्जन करना है। अब अपन
सैलरी का चार्जिंग की बात तो हमने कर लिया, सैलरी कब टैक्सेबल है, ऑन यू विल से व्हेन देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब बात आती है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। तो पहले मैं ग्रॉस सैलरी के एक कंपोनेंट पर आपको ले जाता हूं जिसको कहते हैं डीम्ड सैलरी, वो बता देता हूं। फिर मैं बता देता हूं आपको सेक्शन 16 के डिडक्शंस। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए हैं क्योंकि दे वुड मेक अ सेंस वाइल हैविंग द डिस्कशन ऑफ द एंटायर चैप्टर। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो सबसे पहली बात आती है हाउ टू कैलकुलेट दैट प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जिसको हम लोग डीम्ड सैलरी भी कहते हैं, उसका रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 जो है विच इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इस सेक्शन में उन्होंने कोशिश की है कि एम्प्लॉयर से मिलने वाली सारी चीजें सैलरी हेड में एम्प्लॉय को टैक्सेबल हो जाए। दैट इज देयर माइंडसेट। उनका ये कहना है मोटा मोटा कि हम एम्प्लॉयर से आपको कुछ भी मिले उसको सैलरी मान लेंगे। ये रेवेन्यू अकाउंट पे मिले तो भी सैलरी है, कैपिटल अकाउंट पे मान लो ग्रेच्युटी वगैरह का, टर्मिनल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के समय कुछ मिले लम सम, तो भी हम उसको सैलरी मान लेंगे। ये एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिले तो भी सैलरी है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद भी मिले, पेंशन भी मिले तो भी वो सैलरी है। या एम्प्लॉयमेंट के बाद मान लो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन भी करते हो, या जॉब ज्वाइन करने से पहले कुछ मिल जाए, वो भी सैलरी है। एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले, रेवेन्यू अकाउंट पे मिले, कैपिटल अकाउंट पे मिले, एम्प्लॉयमेंट के कारण अगर वो जॉब के पहले मिले, जॉब छोड़ने के बाद मिले, या फिर वो किसी भी नाम से मिले, कमीशन, बोनस, प्रोफेशनल फीस, किसी भी नाम से मिले, एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले, किसी भी नाम से मिले, किसी भी समय मिले, अगर वो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। दैट इज द थंब रूल। एम्प्लॉयर से कमीशन मिलता है तो कमीशन अदर सोर्सेज में मत ले जाना, इट्स सैलरी। एम्प्लॉयर से बोनस मिल गया, प्रोफेशनल फीस मिल गया, इट्स सैलरी। बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ भी मिले, इट इज सैलरी। एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिले तो दैट इज सैलरी, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट गिफ्ट इज रिसीव्ड, सो इट्स सैलरी। यहां पे उन्होंने कुछ नाम वैसे दिए हैं, बहुत ज़्यादा इसका रेलेवेंस नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है टर्मिनल कंपनसेशन, तो रिटायरमेंट के समय जो मिलता है वो सब सैलरी है। कैपिटल अकाउंट का होता है तो भी सैलरी है। आप अपने प्रोविडेंट फंड वगैरह से विड्रॉ कर रहे हो, कौन सा वाला, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड सुपरएन्वेशन फंड, तो वो सैलरी है। कीमैन इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो सैलरी है। उसके बाद आता है सिजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब ज्वाइन करने के पहले या जॉब छोड़ने के बाद भी कुछ मिले, दैट इज सैलरी। और आखिरी में उन्होंने लिख दिया एनी अदर सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो बेसिकली एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले, सिंपल भाषा में इट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। अब उसके बाद आते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पढ़ना। क्वेश्चन अगर ये कहता है कंप्यूट ग्रॉस सैलरी, तो ये नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट सैलरी या कहता है कंप्यूट नेट सैलरी, तो ये डिडक्शन देना है, ठीक है, छोटी बात है। तो अब ये जो डिडक्शन है फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16 होते हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 होते हैं। 3 डिडक्शंस होते हैं, काम के थोड़े 1-2 ही होते हैं, पर यस 3 हैं। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सिंपल रूल ये है कि जॉब करने के लिए आपका कुछ खर्चा हुआ होगा, तो वो खर्चे के लिए हम अलग से डिडक्शन नहीं देते, स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। साल का 50,000 रुपए तक का डिडक्शन है। 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मतलब अगर ग्रॉस सैलरी 40,000 है तो डिडक्शन 40,000 मिलेगा। ऐसा नहीं एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 50,000, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मतलब ही नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम 50,000 तक का डिडक्शन देंगे। तो 50,000 की लिमिट है। फिर यहाँ वो लिखा हुआ है कि पेंशन जो है वो मिल रही है तो वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल है। जब पेंशन सैलरी हेड में टैक्सेबल है तो वहाँ भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, है ना, वहाँ भी डिडक्शन 50,000 मिलेगा। अपन देखो जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें अपने को याद रखना है
कि ग्रॉस सैलरी में से 50,000 रुपये माइनस करने। इसमें मतलब क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं आएगा, हमको याद रख के उसको माइनस करना, इसलिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एक अगला पॉइंट दिया हुआ है एंटरटेनमेंट अलावेंस। इसका मतलब फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस क्वेश्चन करने के लिए रेलेवेंस नहीं होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलावेंस का जो डिडक्शन है वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है और वो भी बड़ा लिमिटेड स्फीयर में है। एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन किसको मिलेगा? इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फॉर दिस क्लॉज यू नो सैलरी में हर जगह जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है उसकी डेफिनेशन अलग होती है। तो फॉर दिस क्लॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। फिर उनका कहना है कि साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एंटरटेनमेंट अलावेंस अगर मिलता है तो वो तो ग्रॉस सैलरी में टैक्सेबल है, अलावेंसेस के रूप में टैक्सेबल है। अब वो जो एंटरटेनमेंट अलावेंस ऑलरेडी आपकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर दिया गया है, उसमें से आपको अप टू ₹5,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो मान लो एंटरटेनमेंट अलावेंस 6,000 मिलता है, तो 6,000 को जोड़ दो ग्रॉस सैलरी में और ग्रॉस सैलरी में से 5,000 रुपये माइनस कर देना। ठीक है। एक थंब रूल होता है जो मैं आपको शायद मैंने आपको बताया होगा डेफिनेटली कि एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है तो एक बार तो उसको सैलरी में जोड़ लेते हैं और उसमें से जो पोर्शन एग्जम्प्ट होता है एज पर द एक्ट वो पोर्शन माइनस करते हैं। दैट इज द थंब रूल विच कम्स आउट। तो एम्प्लॉयर ने अगर एंटरटेनमेंट अलावेंस दिया है तो एक बार तो उसको जोड़ देना, जितना भी दिया है उसमें से माइनस कितना होगा, अप टू ₹5,000। उन्होंने मैथमेटिकली 3 फिगर दिए वैसे, बट प्रैक्टिकली इट्स 5,000 जो माइनस होगा। एक फिगर है एक्चुअल रिसिट, दूसरा फिगर है 5,000 और तीसरा फिगर है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज लेस वुड बी डिडक्टेड। तो ये कुल मिला के बात है एंटरटेनमेंट अलावेंस। अब अगला पॉइंट आता है प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये चीज क्या कीवर्ड याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो लोग प्रोफेशनल टैक्स कहने की जगह कह देते हैं टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, सब टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट्स नथिंग बट बेसिकली प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स कह देते हैं। तो याद रखने की बात है कि ये सारी बातें जो जा रही हैं वो हैं कुल मिलाकर दे आर सिंपली प्रोफेशनल टैक्स। अब उनका ये कहना है कि जो प्रोफेशनल टैक्स है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है, वो एक बार तो ग्रॉस सैलरी में ऐड कर लिया जाता है अगर वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो उसे ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा और माइनस कर दिया जाएगा द अमाउंट एक्चुअली पेड। ठीक है। एम्प्लॉय अगर एंटरटेनमेंट अलावेंस, एम्प्लॉय अगर प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट कर रहा है तो एम्प्लॉय की जेब से जा रहा है वो। एम्प्लॉय जब कुछ पे करता है तो उसको ग्रॉस सैलरी में ऐड नहीं करते, पर अगर उसका कहीं डिडक्शन या एग्जम्पशन मिलता है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो यहां तो लिखा है प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअली पेड विल बी डिडक्टेड, एक्चुअल पेमेंट पे डिडक्शन मिलता है। आपको पता है सारे टैक्सेस का सभी हेड्स ऑफ इनकम में यही होता है कि जो टैक्स है उसका डिडक्शन आपको तभी मिलता है जब आपने उसको एक्चुअली पे किया। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्स तभी अलाउ होता है इफ यू हैव एक्चुअली पेड इट। तो ऐसे ही यहाँ प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पे मिलता है। तो समटाइम्स द क्वेश्चंस में गिव अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, दे में से एम्प्लॉयर 3,000 पे कर रहा है, एम्प्लॉय 2,000 पे कर रहा है, टोटल 5,000 है। तो अपन 3,000 जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसको तो जोड़ देंगे और 5,000 जो दोनों पे कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें रहती है। कई बार वो कह देते हैं अक्रू हो गया 3,000 और पे किया 2,000, तो एम्प्लॉयर ने पे कर रहा है तो अक्रू 3,000 हो गया, तो 3,000 को जोड़ देंगे और 2,000 को माइनस कर देंगे। तो पेमेंट बेसिस पे उसका डिडक्शन मिलता है प्रोफेशनल टैक्स का। इसके साथ नेट सैलरी का तो कैलकुलेशन हो गया, ये तो बात की चीज़ है। पहले अपने को निकालना है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी के लेट अस गो बैक टू दैट डिस्कशन। ग्रॉस सैलरी में ये 5 कंपोनेंट शामिल होते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलावेंसेस, परक्विजिट्स एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी हमने ऑलरेडी एड्रेस कर लिया। तो अब अपन पहले बात करते हैं अलावेंसेस की, फिर पहले बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी की, फिर बात करते हैं अलावेंसेस की, फिर बात करते हैं परक्विजिट्स की।
रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं उसकी बाद में बात करते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी के लिए जो बेसिक थीम है वो है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 it defines the word salary. They have said this is salary and that definition is given inclusively. तो common sense, common parlance becomes important and common parlance में जो salary है वो तो है ही, उसके अलावा inclusively उन्होंने काफ़ी चीज़ों को salary में शामिल किया है। अब वो जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें से कुछ selected items अपने को ध्यान रखने चाहिए। One of that item is arrears of salary. तो मैंने यहाँ पे कुछ 14 आइटम्स डिस्कस किए हैं। माय आइडिया इज कि स्पेशल आइटम्स डिस्कस करूँ, रूटीन आइटम्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस में वो आप कवर कर लेते हो। तो पहला यहाँ पे पॉइंट मैंने डिस्कस किया है अरियर्स ऑफ सैलरी। अरियर्स ऑफ सैलरी का रूल ये है कि अरियर्स वुड बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अरियर्स आपको पता होगा, होता यह है कि कई बार सैलरी पुरानी तारीख से बढ़ा दी जाती है। तो अगर सैलरी पुरानी तारीख से बढ़ा दी गई तो पुराने समय का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, मान लो पैकेज पहले 50,000 था, अब उन्होंने 2 साल पहले से पैकेज बढ़ा दिया 60,000, तो जो 10,000 एक्स्ट्रा हमको मिलने वो पिछले 2 साल के भी मिलेंगे। दैट इज अरियर, रियर पीरियड का सैलरी। तो अरियर्स ऑफ सैलरी, रियर पीरियड की सैलरी, पुराने समय की सैलरी, वो ड्यू अभी हुई जब उनने अनाउंस किया कि अब पहले से सैलरी बढ़ा देते हैं, तो इट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। कई बार वो अनाउंस कर देते हैं कि पुराने समय की सैलरी बढ़ा देते हैं, पर पेमेंट करने में उनको कुछ दिन लग जाते हैं, तो उनने कहा है कि इट वुड बी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ड्यू तभी होगी जब अरियर्स अनाउंस होगा, ठीक है। तो ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। फिर एक ये छोटा पॉइंट दिया हुआ है विच में नॉट बी रेलेवेंट फॉर एग्जाम। उनका ये कहना है कि सैलरी अगर आप फोरगो कर देते हो, सैलरी अगर आप सरेंडर कर देते हो, तो सैलरी अगर आप फोरगो कर देते हो, सैलरी अगर आप सरेंडर कर देते हो, तो इट वुड बी टैक्सेबल इवन इफ यू हैव सरेंडर्ड। देयर कंटेंशन इज कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और आपको राइट है सैलरी लेने का, पर वॉलेंटरीली आप कह देते हो मेरे को नहीं चाहिए सैलरी, मे बी फॉर सम रीज़न की कोविड-19 का सीज़न है, मे बी सम रीज़न की कोई वॉर की सिचुएशन है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने कह दिया फॉर दिस पीरियड मेरा सैलरी का राइट है पर मैं फोरगो करता हूँ। सो इवन इफ यू फोरगो दी सैलरी इट वुड बी टैक्सेबल। हाउएवर देयर वाज वन सिचुएशन, बहुत पुरानी सी बात है अब तो, बट यस दैट सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट। 1961 में अंडर दिस एक्ट वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961, इस समय जब वो इंडो चाइना वॉर का सिचुएशन था, तब जिन लोगों ने सैलरी अपनी फोरगो की थी उनको वो सैलरी टैक्स नहीं की गई थी, तो दैट सैलरी वाज मेड एग्जम्प्ट अंडर दैट टिपिकल सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आता है सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम एंड नॉट अंडर द हेड सैलरी। तो देखिए पार्टनरशिप फर्म है, मैं उसमें पार्टनर हूं, अब मुझे फर्म से जो सैलरी मिलती है उसके लिए उन्होंने अलग से एक प्रोविजन लिखा है अलग से, जिसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। उसका एक अलग डिस्कशन भी होता है अपना, जिसमें हम बात करते हैं कि वो जब पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है फर्म से तो उसका टैक्सेशन कैसे होता है। अगला ये पॉइंट दिया है जो हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है टैक्स फ्री सैलरी। उनका ये कहना है कि एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को टैक्स फ्री सैलरी देता है, मतलब वो कह देता है कि आपकी सैलरी पे जो टैक्स बनता है वो भी मैं दे दूंगा, तो दैट वुड ऑल्सो बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। सो द सिचुएशन गोज समथिंग लाइक दिस कि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए की मॉनेटरी सैलरी दी, पैसे दिए, तो ये 10 लाख रुपए की जो सैलरी दी एम्प्लॉयर को ये बिजनेस हेड में अलावेबल होगा एज अ एक्सपेंडिचर, और एम्प्लॉय के हाथ में ये 10 लाख रुपए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को परक्विजिट्स देता है,
जिसको हम लोग नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी कहते हैं। तो ये जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है, ये जो परक्विजिट्स हैं, ये एम्प्लॉयर के लिए खर्चा होता है। मान लो 6 लाख रुपए की वैल्यू के परक्विजिट दिए, तो ये देने में एम्प्लॉयर का खर्चा हुआ, विच इज अलावेबल एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर टू द एम्प्लॉयर, एंड एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट्स वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। फिर एम्प्लॉयर, अब नाउ द डिस्कशन कम्स अप, एम्प्लॉयर कई बार ये कह देता है कि जो आपकी सैलरी है उस पर जो टैक्स बनेगा, इनकम टैक्स बनेगा, वो मैं पे कर दूंगा। तो टैक्स ऑन सैलरी इज पेड बाय एम्प्लॉयर। इफ द टैक्स ऑन सैलरी इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो ऐसी परिस्थिति में ये एम्प्लॉयर का खर्चा है, एम्प्लॉयर अपनी जेब से ये दे रहा है, तो एम्प्लॉयर को इसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, और ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। दिस इज द हेडिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। द हेडिंग इज टैक्स ऑन सैलरी। If the tax is paid by the employer, it is chargeable under the head salary. और यहां पर यह भी बात आती है एक इंपॉर्टेंट, कि अगर एम्प्लॉयर नॉन मॉनेटरी सैलरी, मतलब परक्विजिट, अगर नॉन मॉनेटरी सैलरी परक्विजिट पे टैक्स देता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये एम्प्लॉयर को बिजनेस हेड में अलाउ नहीं होता है। बिजनेस हेड में इसका बकायदा एक सेक्शन है, सेक्शन 40A, कि ये एम्प्लॉयर को बिजनेस हेड में अलाउ नहीं होगा, और ये एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। इसका भी एक सेक्शन है, सेक्शन 10(10)(c). तो कुल मिला के सिचुएशन ये हो जाती है कि एम्प्लॉयर को ये न तो बिजनेस हेड में अलावेबल है, न एम्प्लॉय को ये सैलरी हेड में टैक्सेबल है। तो ये दो बातें आपको इस हेडिंग में मिलेगी। एक बात ये है कि टैक्स ऑन सैलरी इज tax on salary is taxable in the hands of employee, but tax on non-monetary perquisite paid by the employer is not taxable in the hands of employee. ये दो बातें हैं, तो ये डिस्कशन इसका है। नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स आउट इज डियरनेस अलावेंस। अब देखिए, डियरनेस अलावेंस हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। डियरनेस अलावेंस, जिसको हम लोग डियरनेस अलावेंस भी कह सकते हैं, डियरनेस पे भी कह सकते हैं, हम इसको महंगाई भत्ता भी कह सकते हैं। तो ये जो भी अलावेंस दिया जा रहा है, ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलावेंस कुछ भी हो, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। पर इसमें एक पार्ट ऑफ द डियरनेस अलावेंस होता है, वो डियरनेस अलावेंस जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल डियरनेस अलावेंस। अगेन ये कंफ्यूजिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में उसको कंडीशनल शब्द कहने की जगह वो इन नामों से कहते हैं। इट इज अ डियरनेस अलावेंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज अ डियरनेस अलावेंस विच इज गिवन अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ डियरनेस अलावेंस विच इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो कई बार वो ऐसे भी कह देते हैं। बात है कि ये कंडीशनल है। कंडीशनल डियरनेस अलावेंस भी टैक्सेबल होता है, अदर डियरनेस अलावेंस भी टैक्सेबल होता है, बट कंडीशनल डियरनेस अलावेंस कुछ कैलकुलेशंस में काम आता है। यू वुड हैव डन द प्रैक्टिकल्स, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। टैक्सेबल क्या है? दोनों है। कुछ कैलकुलेशंस में सिर्फ कंडीशनल डीए काम आता है, वो अलग इसलिए रखा जाता है, बाकी टैक्सेबल दोनों है। फिर उसके बाद आता है फैमिली पेंशन। तो एम्प्लॉय के परिवार वालों को जो पेंशन मिलती है एम्प्लॉय की डेथ के बाद, एम्प्लॉय की डेथ के बाद परिवार वालों को जो पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल होती है अदर सोर्सेज में। पेंशन में देखिए 3 चीजें होती है। एक होता है दैट इज रिटायरमेंट के बाद खुद एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है। रिटायरमेंट के बाद अगर खुद एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है तो दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इसमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, अभी अपन ने बात किया। एम्प्लॉय के परिवार वालों को फैमिली पेंशन मिलती है, तो फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS अदर सोर्सेस, और इसमें 15,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 1/3 ऑफ इनकम, और 15,000 विच एवर इज लेस, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और फिर कई बार आर्मी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको ड्यूरिंग ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनको कोई गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो सब चीज़ें एग्जम्प्ट होती है। इस तरह की जो अवार्ड्स एंड उसके कारण जो पेंशन्स मिलती है वो सब एग्जम्प्ट होते हैं। तो डिसेबिलिटी पेंशन या फैमिली पेंशन
या गैलेंट्री अवार्ड्स के कारण कोई पेंशन मिलती है, वो सब जो मिलती है वो सब एग्जम्प्ट होती है। तो पेंशन बेसिकली टू आर्मी ऑफिसर्स विल से, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू आर्मी ऑफिसर्स, इट इज टू एनी पर्सन। तो वो जो मिलता है वो सब एग्जम्प्ट होता है। उसका सेक्शन है 10, 19 और 19 है समवेयर, उसके अंतर्गत ये इनकम एग्जम्प्ट होती है। 10, 19 इज दी सेक्शन। तो दैट इज इट। तो ये कुल मिला के एक छोटा सा पॉइंट और बन जाता है। इसके बाद है छोटी छोटी ऐसी बातें, कमीशन जो मिलता है बेटा वो टैक्सेबल होता है। ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, इट मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल, इट मे बी बेस्ड ऑन टर्नओवर, इट मे बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट, इट मे बी बेस्ड ऑन परचेज, इट मे बी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, इट मे बी बेस्ड ऑन एनी अदर बेसिस। एम्प्लॉयर से कुछ भी कमीशन मिले वो टैक्सेबल है अंडर दी हेड सैलरी। बट वैसे तो सब सैलरी हेड में टैक्सेबल है, बट one type of commission may be relevant for some more calculations, that is fixed percentage commission based on turnover। जैसे वहां था ना कंडीशनल डी, टैक्सेबल तो सब है पर वो अलग से भी कुछ कैलकुलेशन में काम आता है, वैसे ही यहां पर है फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। वैसे तो टैक्सेबल सब है पर ये वाला जो है फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, ये कुछ कैलकुलेशंस में काम आता है। फिर उसके बाद अगली चीज आती है बोनस, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। उसके बाद अगली चीज आती है सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉई जॉब छोड़ने वाला है, उसने नोटिस दे दिया है बॉस को कि मैं 3 महीने में जॉब छोड़ दूंगा, 3 मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, या बॉस ने नोटिस दे दिया है कि 2 महीने 3 महीने बाद अब तुम डिसकंटिन्यू कर देना, नोटिस पीरियड चल रहा है। उस दौरान उन्होंने तय कर लिया कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द जॉब फॉर दीज 3 months, नोटिस पीरियड के बदले में, इन ल्यू ऑफ द नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड के बदले में हम ले लेते हैं सैलरी। तो अगर कोई सैलरी दी जाती है इन ल्यू ऑफ द नोटिस पीरियड, तो दैट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, दैट इज इट। फिर उसके बाद अगली चीज आती है एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब होता है एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, एनी टाइप ऑफ एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी रिटायरमेंट फंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो एम्प्लॉयर अगर कोई पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, इन सब फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो एज अ थंब रूल इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ऑफ कोर्स ये फंड इनकम टैक्स में अप्रूव्ड होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, कानून की नजर में ये फंड होने चाहिए। अप्रूव्ड फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। हालांकि यहां पर एक छोटी सी बात ये आ जाती है कि उन फंड में कंट्रीब्यूशन पे एग्जम्पशंस भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एनकरेज कंट्रीब्यूशंस टू दी फंड्स। तो वो जो एग्जम्पशंस हैं वो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट की फिलॉसफी आपको पता ही है। फिलॉसफी ये है कि साहब मैं एक दिन रिटायर होऊंगा, जिस दिन मैं रिटायर हूं उस दिन मेरे पास सफिशिएंट सेविंग्स होनी चाहिए। तो सफिशिएंट सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में ये फंड होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में फंड होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, कई बार हमारा फंड रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड और दिया है जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, बट फॉर डिस्कशन इट इज केप्ट हियर। अब देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब वो एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, उनके केस में होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। किसी भी फंड में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 एंगल्स होते हैं, आपको पता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, रेगुलर इनकम का क्या होगा, और फाइनली जब पैसा मिलेगा उसका क्या होगा। तो इनिशियली इस फंड में कौन कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी करता है, एम्प्लॉय भी करता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना भी हो इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी अपर क्राइटेरिया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनी टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्ट। एंड देन एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट के अंतर्गत वो डिडक्शन मिल जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को एक बार तो जोड़ेंगे फिर वहीं की वहीं माइनस कर देंगे, नेट इफेक्ट इज नील अमाउंट इज एडेड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को जोड़ते नहीं हैं, सिर्फ माइनस करते हैं। एटीसी में उसका डिडक्शन देते हैं, सैलरी में उसका
कैलकुलेशन नहीं शो किया जाता है, उसका कैलकुलेशन चैप्टर 6A का डिडक्शन है आफ्टर दी ग्रॉस टोटल इनकम. यू आर अवेयर ऑफ ऑल दैट मैकेनिज्म, आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉर योर रेफरेंस. फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट. एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमको पता है कि वो ETC में एलिजिबल है. रेगुलर इनकम एज सच एग्जम्प्ट है. इसमें देखो 9.5% की भी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट मिले सब वो एग्जम्प्ट है. पर इसमें एक बात ये है कि अगर वो कोई नए फंड हैं 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद, जिसमें साल का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन साल का 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो कंपोनेंट टैक्सेबल होगा. ठीक है. फिर मैच्योरिटी पे जब आप पैसा निकालते हो तो मैच्योरिटी पे जब पैसा निकालोगे दैट इज एग्जम्प्ट. इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 5 साल तक आपको कंटिन्यूस जॉब करना चाहिए था, नथिंग लाइक दैट. तो मैच्योरिटी अमाउंट इज एग्जम्प्ट, दैट इज इट. उसके बाद अगला आता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. देखो SPF जो अपन ने पढ़ा उसको मैं कहता हूं एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, EEE. इट्स फुल्ली एग्जम्प्ट 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 एंड विदाउट एनी अपर लिमिट्स. अपर लिमिट्स भी नहीं है, पूरी तरह से एग्जम्प्ट है. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जहां तक बात आती है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में यह होता है कि वो भी एग्जम्प्ट 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 होता है, पर यहां कुछ अपर लिमिट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती है, तभी एग्जम्पशन मिलता है. तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बेसिकली किन के लिए होता है? इट इज फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. ये जो फंड है, ये फंड कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है. इस फंड को हमने इनकम टैक्स कमिश्नर से रिकॉग्नाइज करा लिया है. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस फंड, सो वी कॉल इट एज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट. सो वी कॉल इट एज RPF. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है उसमें इनिशियल कंट्रीब्यूशन, तो इनिशियल कंट्रीब्यूशन में भी बाय एम्प्लॉयर, इट में बी बाय एम्प्लॉय. एम्प्लॉय दोनों ही करते हैं फंड में कंट्रीब्यूट. एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है इट इज एज सच, एक बार तो जितना भी कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया है उसको सैलरी में जोड़ लेना और उसमें से 12% ऑफ सैलरी तक का फिगर एग्जम्प्ट कर देना. अप टू 12% ऑफ सैलरी इज एग्जम्प्ट. 12% ऑफ सैलरी, हियर सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डियरनेस अलाउंस प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर. वो 3 फिगर्स का टोटल, तो उसका 12% एग्जम्प्ट है. और फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है आपको पता है ATC में उसका डिडक्शन मिलता है, मतलब सैलरी में जोड़ना नहीं है, पर ATC की जो 1.5 लाख की लिमिट है उसमें ये माइनस होता है. अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वैसे तो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट है, पर उसमें एक 7.5 लाख रुपए की अपर लिमिट और है. उनका ये कहना है कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में या फिर पेंशन फंड में या कोई भी सुपर एन्वेशन फंड में अगर वो 7.5 लाख रुपए से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है तो भले ही वो 12% के अंदर हो, उसका एग्जम्पशन नहीं देंगे. 7.5 लाख रुपए की एक सेकेंड अपर लिमिट और है. एक है 12% ऑफ सैलरी, एक है 7,50,000. दिस 7,50,000 इज टोटल ऑफ 3 फंड्स: एम्प्लॉयर RPF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS न्यू पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड. तीनों का मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. फिर उसके बाद इंटरेस्ट की बात आती है, तो इंटरेस्ट ऑन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्ट, पर एग्जम्पशन की लिमिट है 9.5%. 9.5% तक का यहाँ पे अपर लिमिट है. और उसमें भी ये दिया हुआ है कि अगर वो 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन था तो उसमें जब कंट्रीब्यूशन ही एग्जम्प्ट नहीं था तो उसका इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट नहीं होगा. और वो कैलकुलेशन एक बड़ा मैथमेटिकल है जो मैं कहता हूँ कि नहीं पढ़ना है अपने को, कि कैसे वो 7.5 लाख रुपए से ऊपर के कंपोनेंट का निकाला जाएगा वगैरह. और फिर यहाँ भी वो 2.5 लाख का क्राइटेरिया है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख से ऊपर है. देखो ये बात थी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए से ऊपर है तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं है. अब बात आ रही है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो उसमें इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं है. Not that relevant I say because technical calculation है, they have to give some figures अगर उनको इसमें ले जाना है तो. फिर उससे जो withdrawal होता है मैच्योरिटी, तो as such तो मैच्योरिटी एग्जम्प्ट है. रिटायरमेंट वाले दिन जो लमसम मिलेगा वो एग्जम्प्ट है, बट
5 साल अगर आपको कंटिन्यूस जॉब करते हुए नहीं हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में मैच्योरिटी एग्जम्प्ट नहीं है। बट अगर आपको 5 साल नहीं भी हुए हैं एंड फॉर सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय लाइक हिज डेथ, डिसेबिलिटी, अगर जॉब छूट जाता है तो भले ही 5 साल नहीं है, मैच्योरिटी इज एग्जम्प्ट। तो दैट इज देयर। जनरली मैच्योरिटी इज एग्जम्प्ट। 5 साल का बस क्राइटेरिया है और उसमें भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कुल मिला के आरपीएफ इज एग्जम्प्ट, 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 इनिशियल कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट, रेगुलर इनकम एग्जम्प्ट, मैच्योरिटी एग्जम्प्ट। ठीक है, इनिशियल कंट्रीब्यूशन में 12% ऑफ सैलरी की लिमिट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए, रेगुलर इनकम में 9.5% की लिमिट है और मैच्योरिटी में 5 साल तक जॉब करना है, ये लिमिट है। तो एग्जम्प्ट है, सब चीजें कंट्रोल्ड है। उसके बाद अगली चीज आती है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। नाम से समझो यह फंड कानून की नजर में फंड नहीं है। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस एज अ फंड। तो जब कोई फंड ही नहीं है तो कोई कंट्रीब्यूशन भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो होगा ऐसे फंड को, उस पर कोई 80C का डिडक्शन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे नहीं मिलेगा क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को सैलरी में जोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो एग्जम्प्ट है वो, मतलब जोड़ेंगे ही नहीं तो क्या करना है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे 80C का डिडक्शन नॉट अवेलेबल, रेगुलर इनकम नॉट टैक्सेबल, कोई इंटरेस्ट कोई फंड ही नहीं है तो काय का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वगैरह कोई टैक्सेबल नहीं है। पर मैच्योरिटी पे सच में अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा देता है, प्रोविडेंट देता है, तो फिर वो टैक्सेबल है। तो सारा का सारा आज तक का कंट्रीब्यूशन अलोंग विथ इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल ऑन मैच्योरिटी। दैट इज इट। हाँ, तो ये जो है बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, टैक्सेबल। और फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जॉब से कोई मतलब नहीं है, उसमें मैं खुद कंट्रीब्यूट करता हूँ, मुझे खुद को इनकम होती है और मैच्योरिटी पे भी खुद को पैसा मिलता है। एनी पर्सन कैन डू पीपीएफ। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके अंतर्गत एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है, खुद का कंट्रीब्यूशन होता है। तो खुद के कंट्रीब्यूशन पे 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, वही 1.5 लाख की लिमिट में। रेगुलर इनकम जो होगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अगेन दैट क्राइटेरिया इज देयर कि अगर आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अब यहां एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो था नहीं, अगर आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए तक का है तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा। अब यहां 5 कर दिया क्योंकि बाकी में तो क्या होता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है ना, यहां दोनों की जगह एक ही व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है, तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख कर दिया उनने। दे हैव बीन क्वाइट रैशनल। तो 5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, 5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन जो है उसमें इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं है। फिर मैच्योरिटी की जहां तक बात आती है, मैच्योरिटी एग्जम्प्ट है। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो द फिलॉसफी ऑफ पीपीएफ इज बेसिकली एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट एंड एग्जम्प्ट। इसके अलावा और भी रिटायरमेंट बेनिफिट आते हैं। अच्छा, ये जो चीजें दी हुई है कुछ कि वो अगर टैक्सेबल होगा मैच्योरिटी तो किस हेड में होगा, कैसे होगा, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इट्स जस्ट फॉर अ रेफरेंस दैट वुड नॉट मेक अ सेंस फॉर अस फॉर द इंटर एग्जाम्स टू माय अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद आता है न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम एक टिपिकल स्कीम है, पेंशन का प्लान है ना। पेंशन के ये जो प्लान है इसमें अगर आप टीयर 1 लेते हो, न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1 कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टीयर 2 बोलेंगे तो उसका क्या होता है, वो अलग चीज है, चैप्टर 6 से डिडक्शंस में उसको पढ़ते हैं। फिलहाल जो बात आ रही है वो टीयर 1 कंट्रीब्यूशन की बात आ रही है। तो न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1 कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एज सच तो उसको एक बार सैलरी में जोड़ लो, थंब रूल यही है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो जोड़ लो, पर फिर उसमें से जितना भी कंट्रीब्यूशन है पूरा लेस कर दो, पूरा एग्जम्प्ट है, कोई 12% की भी लिमिट नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जोड़ दो फिर उसको माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली वो 7.5 लाख रुपए की तो लिमिट है ही, तो वो 7.5 लाख की लिमिट में चीजें
चलती है, ठीक है। तीन चीजों की आपको याद है ना, न्यू पेंशन स्कीम, आरपीएफ, एंड यू हैव द अदर सुपरएन्युएशन फंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस लिमिट। इसके बाद आता है कि साहब वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर 80 सीसीडी में डिडक्शन मिल जाएगा, जो भी 80 सीसीडी की लिमिट है, अप टू 10% ऑफ सैलरी, एंड वहाँ की 1.5 लाख की भी लिमिट है। जो भी कंट्रीब्यूशन की लिमिट्स हैं उसमें डिडक्शन मिल जाएगा। देन अनदर लिमिट इज देयर 80 सीसीडी 1B, उसमें भी जो भी लिमिट है उसमें डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज अ मैटर ऑफ चैप्टर 6A डिडक्शन। रेगुलर इनकम का क्या होगा, एज सच एग्जम्प्ट है, एज सच एग्जम्प्ट है। पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर 7.5 लाख से ज्यादा था तो उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो टैक्सेबल है। मैच्योरिटी एज सच क्या होगा, तो देयर इज अ सेक्शन 10(12)A, उसमें यह दिया हुआ है कि मैच्योरिटी के समय 60% तो एग्जम्प्ट होगा, और 40% से आप कंपलसरी एन्यूटी प्लान खरीद लेना, पेंशन प्लान खरीद लेना। तो जैसे जैसे पेंशन मिलती जाएगी वैसे वैसे टैक्स देते जाना, ठीक है। और अगर मैच्योरिटी से पहले ही आप विड्रॉ कर लेते हो तो अनदर सेक्शन इज देयर 10(12)B, जिसमें 25% एग्जम्प्ट होता है और 75% से एन्यूटी प्लान खरीद सकते हो आप। और वो जो एन्यूटी प्लान खरीदोगे जैसे जैसे पेंशन मिलेगी वैसे वैसे वो टैक्सेबल होते जाएगा। अगला आता है दैट इज अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। तो अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड मतलब एनी अप्रूव्ड फंड फॉर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए सुपरएन्युएशन, सुपरएन्युएशन शब्द का मतलब आपको पता है, अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की एज आना मतलब सुपरएन्युएशन। तो सुपरएन्युएशन के पर्पसेस के लिए कोई भी फंड बनाया गया है वो फंड का टैक्सेशन दिया हुआ है। अच्छा, बिफोर आई गो इनटू इट, एनपीएस का कुल मिला के ट्रीटमेंट क्या हुआ बेटा, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, दैट इज द ट्रीटमेंट। अब सुपरएन्युएशन फंड अगेन द फिलॉसफी इज एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एंड एग्जम्प्ट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक बार तो सैलरी में जोड़ दो, वही 7.5 लाख रुपए तक माइनस कर दो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वही 80C का डिडक्शन दे दो। इंटरेस्ट वैसे तो एग्जम्प्ट है, पर वही 7.5 लाख रुपए से अगर कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयर का तो उस पे जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो टैक्सेबल है। और विड्रॉवल एज सच तो विड्रॉवल एग्जम्प्ट है, पर अगर आपने उसकी मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर लिया तो फिर वो टैक्सेबल है, ठीक है। तो रिटायरमेंट से पहले विड्रॉ कर लिया तो टैक्सेबल है, रिटायरमेंट के समय विड्रॉ किया तो एग्जम्प्ट है। अगेन यहां वो बात है कि रिटायरमेंट से पहले विड्रॉ किया फॉर सर्टन रीजंस बियॉन्ड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द असेसी तो फिर वो एग्जम्प्ट है, दैट इज इट। अब उसके बाद वंस वी आर डन विद दिस बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, अब उसके बाद अगली चीज आती है अलावेंसेस। अलावेंसेस का टैक्सेशन पढ़ते हैं। तो व्हाट इज एन अलावेंस? एन अलावेंस इज बेसिकली अ मॉनेटरी पेमेंट given for incurring specific expenditure. This expenditure may be personal or this expenditure may be official. The payment, the monetary payment is given irrespective of actual expenditure, irrespective of actual expenditure, and the idea is to again help the employee for incurring that expenditure. अब देखिए, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं भत्ता। तो जैसे एम्प्लॉयर ने महंगाई के लिए डियरनेस अलावेंस दे दिया, एम्प्लॉयर ने कोई मान लो एम्प्लॉय को ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करना है, एक्चुअल खर्चे कितने भी हो, हमसे तो ले लो 5,000 रुपये पर डे, हमसे ले लो ट्रैवलिंग का 10,000 रुपये, उसमें सारा करके आ जाएगा, तो दैट इज एन अलावेंस। अलावेंस दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। हम एक फिक्स अमाउंट एम्प्लॉय को दे देते हैं और एम्प्लॉय उससे वो खर्चा कर देता है, दैट इज इट। खर्चा कम हो ज्यादा हो वी डोंट केयर, हम तो फिक्स अमाउंट दे देते हैं, तो दैट इज एन अलावेंसेस। अलावेंसेस का
थंब रूल है, ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल। जो भी अलाउंस मिले एक बार तो उसको सैलरी में इनर कॉलम में जोड़ देना, एक बार तो जोड़ देना। उसमें से हो सकता है कुछ अलाउंसेस एग्जम्प्ट हो, अगर एग्जम्प्ट है तो उसको माइनस कर देना। तो कौन कौन से अलाउंसेस एग्जम्प्ट है, दैट इज द एंटायर डिस्कशन ऑल अबाउट। जो मिल रहा है वो तो सब टैक्सेबल है, उसमें मजे की बात नहीं है। मजा आता है जहां हावेवर चलता है, वहां चीजें मजेदार होती है। तो दे हैव गिवन यस ये वाले अलाउंसेस एग्जम्प्ट है, मतलब इसको माइनस करना है। कुछ अलाउंसेस फुल्ली एग्जम्प्ट है, बहुत छोटे तीन बातें हैं। एक है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो भी अलावेंस जो भी परक्विजिट मिलता है फुल्ली एग्जम्प्ट। दूसरा है इंडियन एम्बेसीज वगैरह को ओवरसीज जो भी अलावेंस जो भी परक्विजिट मिलता है फुल्ली एग्जम्प्ट है। और तीसरा है यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स है उनको जो भी अलावेंस जो भी परक्विजिट मिलता है फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो बहुत उच्चतम एम्प्लॉयज की बात हो रही है, टॉप नॉच एम्प्लॉयज की बात हो रही है यहाँ पे गवर्नमेंट के, उनको जो अलावेंसेस एंड परक्विजिट्स मिलते हैं फुल्ली एग्जम्प्ट है। उसके बाद आते हैं पार्टली एग्जम्प्ट अलावेंसेस। मोस्ट ऑफ द अलावेंसेस आर पार्टली एग्जम्प्ट। पार्टली एग्जम्प्ट में वैसे 21 अलावेंसेस हैं, 21 में से 10 इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे हिसाब से अपने को पढ़ने चाहिए। वो 10 हैं, एक है सेक्शन 1014 जिसमें 9 अलावेंसेस मैं कवर कर रहा हूँ एज इंपॉर्टेंट, एंड उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन मैंने दे दिए। वो अलावेंसेस जो पर्सनल पर्पसेस के लिए है, वो अलावेंसेस जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए है। जो अलावेंसेस ऑफिशियल पर्पसेस के लिए होते हैं उनकी थीम ये होती है कि आपको जितना दिया वो टैक्सेबल, उसमें से जो आपने खर्च कर दिया वो एग्जम्प्ट। और ये 6 हैं, नाम से याद रखो, पर्पस से याद रखो। पहला अलावेंस है कन्वेंस अलावेंस, विद इन द सिटी आने जाने के लिए, ऑफिस से कहीं आने जाने के लिए ये अलावेंस दिया जाता है। जितना दिया टैक्सेबल, जो खर्च हो गया वो एग्जम्प्ट। एकेडमिक नॉलेज अपडेशन के लिए एकेडमिक अलावेंस, जितना मिला वो टैक्सेबल, जो खर्च हो गया वो एग्जम्प्ट। तीसरा है शहर से बाहर आने जाने के लिए अलावेंस, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली कहते हैं टीए। तो ये जितना मिला वो टैक्सेबल, जो खर्च हो गया वो एग्जम्प्ट। चौथा है हेल्पर। हेल्पर ऑफिशियल वर्क करने में जो हेल्पर है उसके लिए कोई अलावेंस दिया गया, वो अलावेंस जितना मिला वो टैक्सेबल, जो खर्च हो गया वो एग्जम्प्ट। फिर है यूनिफॉर्म अलावेंस, यूनिफॉर्म वगैरह के लिए कोई अलावेंस दिया गया, जितना मिला टैक्सेबल, जो खर्च हो गया वो एग्जम्प्ट। और फिर उसके बाद आता है डेली डीएम अलावेंस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकली डीए, जितना मिला टैक्सेबल। इसका ऑब्जेक्टिव होता है शहर से बाहर जब आप जाते हो तो वहां रहने खाने पीने वगैरह के लिए जो खर्चा है उसके लिए ये दिया जाता है। प्रैक्टिकली ये एक साथ दिए जाते हैं, टीए एंड डीए। तो ये जितना मिला वो टैक्सेबल, जो खर्च हो गया वो एग्जम्प्ट। इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं, मैं कहता हूं कैट हुड। तो बेसिकली ये 6 अलावेंसेस हैं, जो जितने मिले वो टैक्सेबल, जो खर्च हो गया वो एग्जम्प्ट। इसके अलावा कुछ पर्सनल पर्पसेस के लिए दिए जाते हैं, तो उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मार्क माय वर्ड्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक स्टैंडर्ड अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। तो अलावेंस मिला, ये स्टैंडर्ड अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। खर्चा कितना किया मतलब नहीं है, क्वेश्चन में दिया है, इग्नोर करो। पहला अलावेंस है चिल्ड्रन एजुकेशन, जितना मिला टैक्सेबल, उसमें से 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन इज एग्जम्प्ट। 100 रुपए अमाउंट कम है पर अपने को तो प्रैक्टिकल करने के लिए जरूरी है। 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन इज एग्जम्प्ट। चिल्ड्रन चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस जितना मिला वो टैक्सेबल, पर उसमें से 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन इज एग्जम्प्ट। और फिर है ट्रांसपोर्ट अलावेंस, जितना मिला वो टैक्सेबल, एज सच कोई एग्जम्पशन नहीं है, पर इन द केस ऑफ ब्लाइंड डेफ डम ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉइज 3200 रुपए पर मंथ इज एग्जम्प्ट। ठीक है, अच्छा ये याद रखना सैलरी का कैलकुलेशन एनुअल होता है और अपना ईयर अप्रैल से मार्च होता है। तो कभी वो कह देंगे साहब नवंबर से जॉब ज्वाइन किया, तो अपने को कैलकुलेशन याद रखना, या अलावेंस नवंबर से दिया
तो कैलकुलेशन याद रखना, नवंबर से मार्च तक की कैलकुलेशन करना है। छोटी बातें हैं, क्वेश्चन करने में बड़ी हो जाती है, फिगर्स बहुत अलग ही चले जाते हैं, बात याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है एक अलावेंस जो अलग से सेक्शन है उसका 1013A। 1014 जो था उसमें 20 अलावेंसेस आते हैं, मैंने आपको 9 बताया अभी, ठीक है। इनको कहते हैं नोटिफाइड। 1014 यही कहता है कि सर्टेन अलावेंसेस एज में बी नोटिफाइड आर एग्जम्प्ट, तो नोटिफाइड है वो, 9 बता दिए मैंने, ठीक है। अब 1013A अलग से सेक्शन है जो एग्जम्पशन देता है एचआरए का। सेक्शन नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 10 इज द एग्जम्प्ट इनकम, यू कैन कोट सेक्शन 10, दैट इज सफिशिएंट। सेक्शन 10 जो है उसमें ये जो है 13A, इसमें दिया हुआ है कि एचआरए हाउस रेंट अलावेंस, एम्प्लॉयर अगर मकान के किराए के लिए अलावेंस देता है तो जो अलावेंस दे रहा है वो टैक्सेबल, एक बार उसको सैलरी में जोड़ दो, पर उसमें से लोअर ऑफ 3 फिगर्स माइनस कर दो। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी। छोटी छोटी बातें, एक तो सैलरी जो है वो होगी बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तीसरा फिगर है 40% ऑफ सैलरी पर 4 मेट्रो सिटी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, और वो भी याद रखना ये 4 शहरी, इनके सब हब्स भी नहीं, ये 4 शहरों में अपन लेंगे 50% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एचआरए का एग्जम्पशन होता है ये बेस्ड होता है कि अकोमोडेशन कहाँ पे है। तो मेरी पोस्टिंग हो सकता है दिल्ली में है, अकोमोडेशन नोएडा में है, तो क्योंकि अकोमोडेशन नोएडा में है तो नोएडा विच इज 40% ऑफ सैलरी लेंगे, क्वेश्चन में आता है। दूसरी चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सैलरी और ये एग्जम्पशन रेलेवेंट पीरियड का कैलकुलेट करते हैं। तो साल भर में से मुझे 4 महीने ही अगर एचआरए मिला है तो 4 महीने का ही एग्जम्पशन लेंगे, या मेरी सैलरी या अकोमोडेशन या रेंट या कोई भी वेरिएबल चेंज हो गया तो अलग अलग पीरियड का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, 8 महीने की सैलरी अलग, 8 महीने का एचआरए अलग, 4 महीने की सैलरी अलग, 4 महीने का एचआरए अलग। यू हैव टू डू दिस सेपरेट कैलकुलेशन। सम पीपल ऑफ कोर्स कीप ऑन थिंकिंग कि सब वो आंसर एक ही आ जाता है तो एक साथ कर ले, नहीं करो, आंसर अलग आने की संभावना रहती है, तो अपन अलग करें, प्रेजेंटेशन अलग का है, अलग करना है। द रूल इज दैट कैलकुलेशन इज टू बी डन फॉर द रेलेवेंट पीरियड। तो अगर कोई भी वेरिएबल चेंज होता है सेपरेट द कैलकुलेशन। अकोमोडेशन कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। अगर एम्प्लॉय ने रेंट पे ही नहीं किया है, एम्प्लॉय खुद के मकान में रहता है, तो फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा एचआरए का। फॉर्मूला से भी आप देख सकते हो कि एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और फॉर्मूला जो है ना रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड इज निल, तो आंसर वुड कम आउट निल, ठीक है, कैसे भी आप कह सकते हो। अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया फुल्ली एग्जम्प्ट अलावेंसेस, पार्टली एग्जम्प्ट में 10 बता दिए, 11 बचे हैं, 10 बता दिए। वो 11 बचे वो चैप्टर के आखिरी में पढ़ने चाहिए क्योंकि उसका रेलेवेंस नहीं होता है। अब फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस, दुनिया के सारे अलावेंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल, है ना। यहाँ कुछ इलस्ट्रेटिव नाम दिए हैं, ऐसे ही आप पढ़ने के लिए देख लो, डियरनेस अलावेंस, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, नॉन प्रैक्टिस अलावेंस, कोई भी नाम से एम्प्लॉयर कुछ भी दे दे, मतलब फुल्ली टैक्सेबल। ओवर टाइम, मैरिज, मेडिकल, सर्वेंट, टिफिन, सोप, डेप्यूटेशन, वार्डनशिप, प्रोजेक्ट, फैमिली, एक्स्ट्रा ड्यूटी, एंटरटेनमेंट, वॉट एवर, जो भी नाम से एम्प्लॉयर किसी पर्टिकुलर हेड के लिए खर्चे का पेमेंट करे, टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। टेलीफोन अलावेंस हो सकता है, जैसे यहां लिखा नहीं है नाम, एग्जाम्पल है ना। अब इसके बाद अगली चीज आती है दैट इज परक्विजिट्स। परक्विजिट्स आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। मैं जॉब करता हूं, एम्प्लॉयर ने मुझे कार, एम्प्लॉयर ने मुझे अकोमोडेशन, लैपटॉप, फर्नीचर, ऐसी चीजें दी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट के कारण मुझे ये सब चीजें मिलती है तो दैट्स अ बेनिफिट। ऐसा खर्चा
जिसको इनिशियली करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की थी, वो खर्चा एम्प्लॉयर अगर कर देता है तो दैट्स अ परक्विजिट, है ना, अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और ये खर्चा बेसिकली एक पर्सनल है, मेरा पर्सनल खर्चा है, खर्चा करने की जिम्मेदारी मेरी खुद की थी, मेरे जगह मेरे एम्प्लॉयर ने इसे खर्च कर दिया, तो दैट इज अ परक्विजिट। परक्विजिट्स एज सच उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी टैक्सेबल होगी, परक्विजिट की कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी, और क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी टैक्सेबल होगी ये निकाल पाना शायद मुश्किल होता, डिबेटेबल होता, डिस्प्यूटेड होता, तो इसलिए थंब रूल ये जनरेट हुआ, ऑल द परक्विजिट्स आर exempt. But however, they have said those perquisites which are notified in Rule 3 are taxable. Rule 3, which is called as perquisite valuation rules. इसमें जो perquisites notified हैं वो taxable हैं. Of course, every perquisite is notified here. अब कुछ जनरल बातें पहले परक्विजिट के बारे में। परक्विजिट तभी टैक्सेबल है जब वो या तो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है या फिर उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, परिवार को दिया जा रहा है। ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाता है कि परिवार क्या होता है, तो यहां पर फॉर दिस परक्विजिट वैल्यूएशन परिवार की एक अलग डेफिनेशन है, एंड दे हैव सेड स्पाउस, चिल्ड्रन, उनके स्पाउस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। तो अगर एम्प्लॉयर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट इनको दे रहा है तो भी वो परक्विजिट है। एम्प्लॉय को दे वो तो ठीक है, एम्प्लॉय के वाइफ को, बच्चों को, उनके स्पाउस को, पेरेंट्स को, डिपेंडेंट्स, भाई बहन डिपेंडेंट है तो उनको, या फिर सर्वेंट्स, उन सबको अगर कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है तो दैट्स टैक्सेबल एज अ परक्विजिट। परक्विजिट अगर एम्प्लॉयर से मिलता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, अदर देन एम्प्लॉयर मिलता है तो अगर वो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, और अगर वो बिजनेस प्रोफेशन से भी संबंधित नहीं है तो गिफ्ट के रूप में वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो सकता है। अब आगे परक्विजिट जो है वो फ्री में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर ने फ्री में कोई फैसिलिटी दी, फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉयर ने कंसेशनल कोई फैसिलिटी दी, सस्ते में दिया, तो सस्ते में दिया तो जो मिला वो टैक्सेबल, लेस जो एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया गया, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड, दैट अमाउंट इज टू बी रिड्यूस्ड। मान लो 1000 रुपए की चीज 200 रुपए में दी तो परक्विजिट 1000 रुपए है जो उसकी वैल्यू है, पर उसमें से 200 रुपए जो है अमाउंट रिकवर्ड वो माइनस कर देंगे, तो नेट परक्विजिट जो टैक्स करेंगे वो 800 ही करेंगे। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो अपने को याद रखनी चाहिए, परक्विजिट्स बेसिकली दो फॉर्म में मिलता है। एक फॉर्म होता है कि ये खर्चा इनिशियली एम्प्लॉय ने कर दिया और उसका बिल सबमिट कर दिया एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर देता है। खर्चा करने की ओरिजिनल जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी, ओरिजिनल जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी, वो खर्चा एम्प्लॉय ने कर दिया। जैसे अपने घर का बिजली का बिल देना है, ये बिजली का बिल देने की इनिशियल जिम्मेदारी किसकी थी? एम्प्लॉय की थी, खर्चा एम्प्लॉय ने कर दिया, पर एम्प्लॉयर ने क्या किया कि उस खर्चे को रीइंबर्स कर दिया, तो वो भी एक परक्विजिट है। एक और एग्जांपल हो सकता है कि इसका खर्चा एम्प्लॉय ने किया ही नहीं, खर्चे ही एम्प्लॉयर ने किया, तो बेसिकली खर्चा कर, बिजली का बिल है, एम्प्लॉय ने भरा नहीं, बिल सबमिट कर दिया एम्प्लॉयर को और वो बिल एम्प्लॉयर ने ही भर दिया, तो यहां पर खर्चा करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी बट खर्चा कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो दैट्स ऑल्सो अ परक्विजिट। ये दोनों फॉर्म में होता है परक्विजिट। कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि साहब अगर खर्चा रिवर्स किया है तो ये अलावेंस हो जाएगा क्योंकि पैसा दिया है एम्प्लॉयर ने, बट पैसा क्यों दिया है?
क्योंकि खर्चा करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज रीइंबर्स, तो इट्स अ परक्विजिट। अब उसके बाद परक्विजिट्स एज सच तो एग्जम्प्ट होते हैं, है ना, क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होते। वही 3 एग्जम्पशन यहाँ पर स्पेसिफिक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो परक्विजिट्स मिलते हैं फुल्ली एग्जम्प्ट, इंडियन एम्बेसीज वगैरह को ओवरसीज परक्विजिट जो मिलते हैं फुल्ली एग्जम्प्ट, और यूनाइटेड नेशंस के जो एफिलिएट्स हैं उनको जो परक्विजिट्स मिलते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट। बाकी जो परक्विजिट्स है वो टैक्सेबल होते हैं एज आर नोटिफाइड अंडर द रूल 3। 19 perquisites have been notified and made taxable। इनमें से 2 थंब रूल पर ये पूरा चीज बेस्ड है। एक थंब रूल ये होता है कि परक्विजिट की कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी। तो उनका कहना ये है, जनरल कहना ये है कि कॉस्ट टू द कंपनी, एम्प्लॉयर ने जो खर्चा किया वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द परक्विजिट्स पे उन्होंने यही लिखा है कि कॉस्ट टू द कंपनी इज परक्विजिट, जो कंपनी का खर्चा हुआ, एम्प्लॉयर का खर्चा हुआ, वो एम्प्लॉय का बेनिफिट है। और दूसरा एक थंब रूल और चलता है, वो ये चलता है कि एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। अब अपन इन 19 परक्विजिट्स को पढ़ते हैं। इसमें से पहला नाम है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का भरता है, एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जाता है, तो इट्स अ परक्विजिट। कॉस्ट टू द कंपनी, एम्प्लॉयर ने जितना भी प्रीमियम भरा वो टैक्सेबल, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। 2 एग्जम्पशंस है जो इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयर फिडिलिटी इंश्योरेंस करा रहा है ना, भरोसा, ट्रस्ट का, कि एम्प्लॉय के पास कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और एम्प्लॉय उसको कहीं लीक नहीं कर देगा, मिसट्रस्ट नहीं करेगा, एम्प्लॉय की गलती से ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब होता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर एम्प्लॉयर फिडिलिटी इंश्योरेंस करा रहा है तो फिडिलिटी इंश्योरेंस में जो भी प्रीमियम पे किया गया वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वहां बेनिफिशियरी एम्प्लॉयर खुद होता है, एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं दिया है। दूसरा, अगर एम्प्लॉयर ईएसआई कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसमें कोई परक्विजिट नहीं है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन एक स्टैट्यूटरी होता है जो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए भी नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल होता है, तो ईएसआई कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। बाकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर कोई सर्वेंट, मतलब वॉचमैन, गार्डनर, ऑर्डरली, हेल्पर, स्वीपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर एम्प्लॉयर को इस तरह का एम्प्लॉय को डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो डोमेस्टिक सर्वेंट देने में जो भी कॉस्ट टू कंपनी है वो परक्विजिट है। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। हाँ, एक बात एग्जम्पशन ये है कि अगर घर एम्प्लॉयर का है और उसको मेंटेन करने के लिए गार्डनर दिया जा रहा है तो वो गार्डनर का जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर अपने ही घर तो मेंटेन करा रहा है, उसमें कोई परक्विजिट नहीं है। ऐसा बोर्ड का एक सर्कुलर है कि अगर गार्डनर दिया जा रहा है इन अ रेसिडेंस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो देयर इज नो परक्विजिट। अगला परक्विजिट आता है यूज ऑफ मूवेबल असेट। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई मूवेबल असेट लाइक मोबाइल, लैपटॉप, टेबल, फर्नीचर, एसी, फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर यूज करने को देता है पर्सनल पर्पसेस के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को दिया जा रहा है तो इट्स अ परक्विजिट। कॉस्ट टू द कंपनी वुड बी टैक्सेबल। अब कॉस्ट टू द कंपनी निकलेगी कैसे? अगर एम्प्लॉयर ने उसको किराए पे लिया है तो सिचुएशन सिंपल है, किराए पे लिया है तो जितना किराया दिया वो कॉस्ट टू कंपनी है। पर अगर एम्प्लॉयर ने उसको किराए पर नहीं लिया है तो कॉस्ट टू कंपनी कैसे निकलेगी? तो वहां पर उनका जो कहना है वो है कि एक इम्प्यूटेड फिगर, एक नोशनल फिगर को लिया जाएगा विच इज 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम। 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम वुड बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट, दैट पोर्शन वुड बी टैक्सेबल। यहाँ पर उनका ये कहना है कि देखो कोई भी मूवेबल असेट यूज करने को देता है वो परक्विजिट है, कॉस्ट टू कंपनी इज परक्विजिट, और 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम इज परक्विजिट। इसमें 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार वो 9 महीने के लिए यूज करने को दिया है तो प्रो रेटा निकालना पड़ेगा। 10% ऑफ कॉस्ट तो फुल ईयर का है, पार्ट ऑफ द ईयर का कितना होगा, और ये है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। 2 एग्जम्पशन भी आपके सामने दिख रहे हैं। मोटर कार, उसका अलग परक्विजिट वैल्यूएशन रूल है,
उसमें वैल्यूएशन करोगे, और कंप्यूटर लैपटॉप अगर यूज करने को दिया जाता है तो देयर इज नो परक्विजिट। मार्केट कंप्यूटर लैपटॉप में ही एग्जम्पशन है, मोबाइल में एग्जम्पशन नहीं है। तो मोबाइल में एग्जम्पशन नहीं है, मोबाइल यूज करने को दिया जाता है तो देयर इज अ परक्विजिट, है ना। फिर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, एसी, फ्रिज, कोई भी मूवेबल असेट की ओनरशिप दे दी, वो ट्रांसफर कर दिया एम्प्लॉय को, सिर्फ यूज करने को नहीं दिया, उसका मालिकाना हक भी एम्प्लॉय को दे दिया। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई मूवेबल असेट ट्रांसफर करता है तो इट्स अ परक्विजिट। परक्विजिट वैल्यू इज WDV। WDV कैसे निकलेगा? एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। एक्चुअल कॉस्ट कितनी लेंगे? जितने में एम्प्लॉयर ने खरीदा था। डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे? एक तो यहां वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटेड ईयर्स, तो डेट टू डेट देखेंगे, और जो ईयर्स कंप्लीट हो गए, जैसे 2 साल कंप्लीट हो गए तो 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 2 साल 11 महीने 29 दिन भी कंप्लीट हुए तो भी 2 ही साल लेंगे। वी डोंट डू इट ऑन डे टू डे बेसिस, हम लोग क्या करते हैं, एनुअल बेसिस पे करते हैं, कंप्लीटेड ईयर्स देखते हैं। तो 2 साल 11 महीने भी 2 साल है, 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। मोटर कार के केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लेंगे 20% ऑन WDV बेसिस। कंप्यूटर एंड एनी डेटा स्टोरेज डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें लेंगे 50% ऑन WDV बेसिस। अदर असेट्स में लेंगे 10% ऑन SLM बेसिस। 3 रेट रटने हैं, 20, 50, 10, दैट इज मोटर कार, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अदर असेट्स। ठीक है, WDV है 20% WDV मोटर कार, 50% WDV कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड 10% SLM अदर असेट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैंने अभी कहा, इट्स ओनली एनी डेटा स्टोरेज डिवाइस, इट्स नॉट अ टीवी फ्रिज, वी आर टॉकिंग प्रिसाइजली अबाउट अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। अगला परक्विजिट आता है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के परिवार को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी देता है। मार्क यू, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर 3, टेलीफोन या फिर सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन, वो सब नहीं है यहाँ पे, इंटरनेट, वो सब नहीं है। परक्विजिट में क्या लिखा है? सिर्फ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। अगर एम्प्लॉयर ये 3 फैसिलिटीज एम्प्लॉय को देता है, इट्स अ परक्विजिट। कॉस्ट टू द कंपनी इज परक्विजिट। कॉस्ट टू कंपनी कैसे निकालोगे? तो साहब अगर एम्प्लॉयर ने इसको कहीं और से हायर किया है तो जितना वो बिल पे कर रहा है वो परक्विजिट है। और अगर एम्प्लॉयर खुद ओन करता है इस फैसिलिटी को, वाटर डिपार्टमेंट का ही एम्प्लॉई है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ही एम्प्लॉई है, तो वहां कॉस्ट टू कंपनी कैसे निकालोगे? एम्प्लॉयर हायर नहीं कर रहा है, वो तो उनके यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, खुद का ही प्रोडक्शन है, तो ऐसे हम निकालेंगे उसकी कॉस्ट टू कंपनी, पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्प्लॉय ने कितनी यूनिट कंज्यूम की, बेसिकली एक रैशनल फॉर्मूला पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। वो परक्विजिट वैल्यू है जो टैक्सेबल है। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है तो उस पर जो नोशनल इंटरेस्ट है वो परक्विजिट है। ठीक है, अब इंटरेस्ट फ्री लोन देता है मतलब बाजार से लोन लेता तो इंटरेस्ट लगता, एम्प्लॉयर ने दे दिया तो इंटरेस्ट बचा लिया एम्प्लॉय ने, वो बचा लिया जो, वही परक्विजिट माना है। यहाँ पे इंप्यूटेड इंटरेस्ट को ही परक्विजिट माना है। अब वो कैसे निकालोगे? तो लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द इंटरेस्ट रेट। तो लोन अमाउंट कैसे लोगे? लोन अमाउंट लोगे मंथली क्लोजिंग बैलेंस, ये कुछ तो भी लिखा है लॉ में, उन्होंने बोला मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस लेंगे विच इज बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस। तो लोन अमाउंट हर महीने का लोगे, हर महीने फिगर चेंज हो सकता है लोन अमाउंट का, तो मंथ का एंड का फिगर लोगे क्लोजिंग बैलेंस। और इंटरेस्ट का रेट कौन सा लोगे? तो SBI का फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का रेट। ठीक है, लोन कब दिया था उससे मतलब नहीं है, रेट के लिए इंपॉर्टेंट है इस साल के पहले दिन क्या रेट था। लोन इस साल के पहले भी दिया हो, इस साल के बीच में दिया हो, हम तो 1 अप्रैल का रेट लेंगे। क्वेश्चन में रेट आ जाएगा, 2 रेट आ सकते हैं, हो सकता है लोन दिया था तब 10%, 1 अप्रैल का रेट 9%, हमको 9% लेना है जो 1 अप्रैल का रेट है।
सिंपल बात है, जो भी क्वेश्चन में रेट दिया हो 1 अप्रैल का रेट ऑफ द प्रीवियस ईयर का रेट लेना है। फिर मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग बैलेंस, समटाइम्स दे में से कि बीच बीच में रीपेमेंट हो गए, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अपने को मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो सकता है उन्होंने 1 नवंबर को लोन दिया तो 5 महीने का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो सकता है, मैथमेटिक्स लगाओगे तो सिंपल लगेगा, ठीक है। लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, ये फॉर्मूला से इंप्यूटेड इंटरेस्ट आ जाएगा, वो परक्विजिट है। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं। एक बात है कि अगर लोन अमाउंट छोटा मोटा हो, छोटा मोटा का क्राइटेरिया 20,000, तो फिर परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। एक बात यह है कि अगर एम्प्लॉय को लोन दिया गया है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस विच आर गिवन अंडर 80DD रेड विथ रूल 11DD, तो उसमें अगर कोई मतलब स्पेसिफाइड डिसीज है, कैंसर और वहाँ जो भी बीमारियों के नाम है, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज है कुछ, तो जो भी नाम लिखे हैं उन भयंकर बीमारियों के इलाज के लिए अगर लोन दिया गया है तो फिर परक्विजिट वैल्यूएशन जो है वो नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद अगला आता है एजुकेशन। हम क्या करते हैं, अभी 13 परक्विजिट तक पहुंच जाते हैं, वी हैव डन द टाइम, है ना, 1 घंटे से ऊपर हो गया। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम बचे हुए परक्विजिट्स करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसके जो सेशंस हैं, मैं अभी मतलब रेगुलर बैचेस में इसको संडे टू संडे ले रहा हूँ, तो संडे बैचेस में अपन इसको फिर करेंगे। अब अगला आता है एजुकेशन। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के परिवार वालों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय को नहीं, एम्प्लॉय के परिवार वालों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो इट्स अ परक्विजिट एंड परक्विजिट इज कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी कैसे निकालेंगे, तो अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल नहीं है, थर्ड पार्टी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो कॉस्ट टू कंपनी निकालना सिंपल है, जो फीस भर रहे हैं वो परक्विजिट है। पर अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है तो उनका कहना है फेयर मार्केट फीस, बाजार में इसी तरह की क्या फीस लगती है इसी तरह के स्कूल में, वो फीस इज द परक्विजिट। जो भी रीजनेबल फीस है सिमिलर स्कूल की, सिमिलर स्टूडेंट से जो चार्ज की जाती है, दैट इज समथिंग विच इज अ परक्विजिट। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। यहां पर अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है तो एक छोटा सा एग्जम्पशन दिया है कि एम्प्लॉयर का अगर खुद का स्कूल है, एम्प्लॉय के बच्चे ही पढ़ रहे हैं, मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन के स्पाउस और पेरेंट्स, डिपेंडेंट, सर्वेंट, वो भी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है ना, पर ये एग्जम्पशन है कब, जब सिर्फ एम्प्लॉय के चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयर का स्कूल है, एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जो वैल्यू आ रही है परक्विजिट की वो 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड तक की है, तो फिर परक्विजिट एग्जम्प्ट है। 1,000 से ज्यादा है तो मेरे हिसाब से परक्विजिट वैल्यू फुल्ली टैक्सेबल है। मान लो 1,300 रुपए तो 1,300 पूरा टैक्सेबल है, 900 रुपए तो वो एग्जम्प्ट है। सबके ऊपर हमने क्लास में एट लेंथ एग्जाम्पल लिए, क्वेश्चंस किए। सैलरी हेड पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चंस करना है, बट द पॉइंट इज राइट नाउ हम कोशिश कर रहे हैं थ्योरी रटने की, ठीक है। हमारी अभी सोच अलग है, आपको करने क्वेश्चन भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस। फिर अगला आता है 8 पॉइंट। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट या वाउचर देता है, इट्स अ परक्विजिट एंड टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। कॉस्ट टू द कंपनी इज परक्विजिट। अब देखो ऐसी कई बार बात आती है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की शादी में गिफ्ट दिया, तो वो एम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं है, हम बात कर रहे हैं गिफ्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिवाली पे गिफ्ट दिया, न्यू ईयर पे गिफ्ट दिया, कोई परफॉर्मेंस अच्छा कर दिया तो हमने गिफ्ट में गोल्ड कॉइन दे दिया, तो वो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो गिफ्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी है। एम्प्लॉय के बच्चे के बर्थडे में गया और गिफ्ट दे दिया, शादी में गिफ्ट दे दिया, वो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दैट्स अ गिफ्ट अंडर अदर सोर्सेज। बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर गिफ्ट मिला है, इट्स अ परक्विजिट। कॉस्ट टू द कंपनी इज सैलरी एंड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय से कोई वाउचर में ले लिया कि ये वाउचर है 10,000 का, 1,000 रुपए देके ले लो, मैच का टिकट है 5,000 का, 500 रुपए में ले लो, ऐसा कुछ है तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। एंड देन अगर साल भर में एग्रीगेट ऑफ गिफ्ट 5,000 रुपए तक का है, 5,000 रुपए तक का है, इंक्लूडिंग 5,000,
5,000 तक का है तो ऐसी परिस्थिति में वो एग्जाम्प्ट है। 5,100 रुपए का है तो पूरा 5,100 टैक्सेबल। सिर्फ 4,900 का है, पूरा 4,900 एग्जाम्प्ट, नील टैक्सेबल। और एग्जैक्टली 5,000 का है, पूरा 5,000 एग्जाम्प्ट, नॉट टैक्सेबल। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंपली पुट अप। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड या क्लब मेंबरशिप फीस देता है तो कॉस्ट टू द कंपनी इज परक्विजिट। उसमें जो क्रेडिट कार्ड की या क्लब मेंबरशिप की ज्वाइनिंग फीस है, रेगुलर फीस है, एनुअल फीस है, कॉन्ट्रीब्यूटरी फीस, अलग अलग नाम से वो लेते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस, कॉन्ट्रीब्यूटरी फीस, एनुअल फीस, ज्वाइनिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, व्हाट्सएवर, वो जो लिया जा रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल है। एंड देन रेगुलर बिल जो आते हैं क्रेडिट कार्ड के या क्लब वाले, रेगुलर बिल जो आते हैं उसमें अगर कोई पर्सनल बिल का पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो दैट्स अ परक्विजिट। ऑफिशियल बिल का पेमेंट अगर एम्प्लॉयर कर रहा है उसमें कोई परक्विजिट नहीं है। एंड यू नो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। 11th पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा। द पॉइंट इज बेसिकली एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड न्यू पेंशन स्कीम। इनमें कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए तक का एग्जाम्प्ट है, 7.5 लाख रुपए से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है ना, तो ऊपर वाला अमाउंट ही टैक्सेबल। 8 लाख का कंट्रीब्यूशन है तो 7.5 लाख एग्जाम्प्ट और उसके ऊपर 50,000 टैक्सेबल। और उसकी इंटरनल लिमिट भी होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड में 12% की लिमिट होती है, किसी में और 10% की कहीं लिमिट होती है, तो उनकी इंटरनल लिमिट्स अलग हैं। उसके अलावा यहाँ की एक ओवरऑल लिमिट है 7.5 लाख रुपए, 7.5 से ऊपर है तो दैट पोर्शन विच इज ओवर एंड अबव दैट लिमिट इज टैक्सेबल। ईसॉप, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करता है तो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना, ईसॉप इशू करना एक परक्विजिट है। कॉस्ट टू द कंपनी इज परक्विजिट। कॉस्ट टू कंपनी इज बेसिकली द फेयर मार्केट वैल्यू। वो शेयर जो 1,000 रुपए की मार्केट वैल्यू का है, एम्प्लॉय को 100 रुपए में इशू कर दिया तो परक्विजिट वैल्यू है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए परक्विजिट वैल्यू है, दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से 100 रुपए ले लिए, 1,000 के शेयर 100 रुपए में दे दिए तो नेट परक्विजिट जो टैक्सेबल है वो 900 रुपए है। और फिर एनी अदर एम्यूनिटी, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई और एम्यूनिटी देता है तो वो कोई भी एम्यूनिटी हो सकती है, एक ओपन एंडेड क्लॉज है। एम्प्लॉयर अगर बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय को कोई फायदा दे रहा है, इट्स अ परक्विजिट। कॉस्ट टू द कंपनी इज अ परक्विजिट एंड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। यहाँ पर एक दो चीजें हैं जिसके बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन आते हैं और हमको ये कहना है कि साहब ये एनी अदर एम्यूनिटी में शामिल नहीं होंगे, इसलिए उनको हाईलाइट कर रहा हूं। एक है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, नेटफ्लिक्स है ना, उन सब का सब्सक्रिप्शन अगर भर देता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ भी, तो वो परक्विजिट नहीं है। दूसरा है साहब प्रोविडेंट फंड से लोन पे ब्याज, परक्विजिट नहीं है कि साहब एम्प्लॉयर ने लोन दिया तो परक्विजिट है, प्रोविडेंट फंड ने लोन दिया उस पर नोशनल इंटरेस्ट नहीं निकालना है। समझो, एम्प्लॉयर ने लोन दिया उस पर नोशनल इंटरेस्ट निकालना है, प्रोविडेंट फंड ने लोन दिया वो एम्प्लॉयर ने थोड़ी दिया है तो उस पर ब्याज नहीं निकालना है। और तीसरा, अगर एम्प्लॉयर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराता है तो उसमें कोई परक्विजिट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस परक्विजिट है, पर्सनल एक्सीडेंट परक्विजिट नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखने की। तो ये छोटे परक्विजिट्स तो कर लिए अपन ने। इसके बाद 6 बड़े परक्विजिट्स है, अकोमोडेशन, मोटर कार, मेडिकल, एलटीसी, मील फैसिलिटी, ये सब बड़े बड़े परक्विजिट्स हैं। ये अपन अगले सेशन में करेंगे। एंड वी हैव द रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड वी हैव 89(1) रिलीफ। So next session is dedicated on all that. Thank you very much. My advice goes to you again. Please keep revising this video lecture again and again. कोशिश करो कि इसके साथ खुद बोलो, जो रूल की बात आए वो रूल खुद बोलो, तब जाके आपको रटाएगा, रटना खुद से पड़ेगा। So that is it. Thank you very much.